हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। इन्फ्लेशन का ये पार्ट टू लेक्चर है हमारा। कि इन्फ्लेशन के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया है पार्ट वन में, और पार्ट टू को हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि पार्ट थ्री भी हम बनाएं, क्योंकि पूरे डिटेल में हम डिस्कस करने किए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि मेथड्स क्या हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले हम चलेंगे जो पहले हमने डिस्कस किया था उसको हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इन्फ्लेशन के बारे में जाना था कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन का जनरली मतलब क्या होता है मित्रों, फिर उसके बाद ये किस टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन रेट वाइज है। ठीक है, तो मतलब रेट वाइज कितने दिनों में कितना बढ़ता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है। अगर एक हफ्ते तक 4% अगर इन्फ्लेशन हो, एक महीने तक 10% इन्फ्लेशन हो, एक साल तक आपका 15% के आसपास इन्फ्लेशन हो, तो उसको हम किस हिसाब से उस आधार पे जो कि नाम देते हैं। के बाद हमने आगे डिस्कस किया था टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कॉज वाइज क्या कॉज रहते हैं इसके पीछे की जो कि इन्फ्लेशन होता है। सबसे पहले हमने कहा था इनकम या फिर डिमांड के बारे में हमने बात किया था। उसके बाद जो दूसरा होता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से होता है। तीसरा जो होता है स्ट्रक्चरल होता है। स्ट्रक्चरल हमने डिस्कस करें तो ऐसे जैसे मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छे से डेवलप नहीं है तो हम उसको कैसे जो कि एक स्थान से दूसरे प्लेस पे ले आके उसको इम्पोर्ट जो कि मूवमेंट गुड्स का कराएंगे। स्पेशली अगर टमाटो या पेरिसेबल गुड्स की बात करें, जैसे पेरिसेबल गुड्स में वो आता है उसको टाइम पीरियड के अंदर ही एक जो लोकेशन पे पहुंचाना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिल्क का प्रोडक्ट है, मिल्क है, तो मिल्क को अगर उसको प्रॉपर तरीके से ना किया जाए जो कि होगा, ठीक है, तो इसको ले करके करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने किया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हो। इसके बाद अगर बात किया जाए, अब हम जो कंटिन्यू करेंगे इसको मेथड ऑफ मेजर इन्फ्लेशन के बारे में। कैसे आप मेथड में मेजर करते हो आप, कि आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं इन्फ्लेशन कितना है। तो इन्फ्लेशन दो तरह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई होल सेलर है, होल सेलर क्या करेगा, वो किसी शॉप वाले को देगा। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए कोई गोदान है, गोदान में पड़ा हुआ है सामान, वो सेल कर रहा है, किसको करेगा, कंज्यूमर भी जाके ले सकता है वहां से, लेकिन जो सेलर है, रिटेल सेलर है, वो भी जाके ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक्स पर्सन है, इसका गोडाउन है, अब बहुत ज़्यादा बल्क में सामान पड़ी हुई है, और वाई या फिर ए बोलते हैं कि यहाँ पे जाता है और इसे खरीदता, कहता है कि ऐसा है ना, हमें 1 करोड़ रुपए का जो है कि सामान दे दीजिए। ठीक है, 2 कुंटल 4 टन जो जितनी भी है। फिर ये क्या करेगा, सेल ले लेगा और फिर उसके बाद ले जा करके अपने शॉप पे सेल करेगा। ठीक है, शॉप पे जब सेल करेगा तो वो कंज्यूमर को करेगा, इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल। लेकिन एक चीज और देखने को मिलती है मित्रों, कि कभी कभी जो ये रिटेलर होते हैं ना, जो मतलब फुटकर विक्रेता जो होते हैं, आप वो भी कभी कभी सेल करते हैं अजिए होल में। ठीक है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री में दुनिया भर का एक्सेप्शन होता है, तो इकोनॉमिक्स में भी कुछ एक्सेप्शन होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी गुड्स की अगर प्राइस घट गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है, सभी की नहीं है, कुछ चीज़ों की। नमक का मान लीजिए अभी 20 रुपये किलो मिल रहा है, कल 5 रुपये किलो मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक चम्मच की बजाय 2 चम्मच नमक डालेंगे दाल सब्जी में, ऐसा नहीं है। तो कुछ गुड्स की जो प्राइस होती ये इलास्टिक होती, कुछ चीज़ की इलास्टिक होती, जो हम कहते हैं लचीलापन होना, लचीला ना होना। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे होलसेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस, उसके बाद जीबी डिफ्लेटर। इसमें जो होलसेल की प्राइस करेंगे हम बात, वो चीज़ जो होलसेल में सेल होती है, बल्क में आते हैं, उसको लेकर के। एग्जांपल के लिए मेजर द चेंज इन द होलसेल प्राइस मंथली बेसिस, सबसे बाद मंथली बेसिस, और उसके बाद प्रीवियस इट वाज ए वीकली बेसिस। इससे पहले जो कि सप्ताह के बेस पे था, लेकिन जो कि अब मंथली के बेसिस पे हो गया। तो आपके दिमाग में आएगा मंथली में क्यों, मंथली में इसलिए, सपोज करिए अक्टूबर या फिर इस साल 2023 में जो दीपावली है जो दोस्तों, वो कब है, आपके 14 शायद नवंबर के आसपास है। तो 14 नवंबर से लेकर के आपका 1 नवंबर से लेकर के आपका 30 नवंबर के आसपास धुआंधार जो है कि क्या बोलते हैं, खरीद होती रहती है। शादी वेडिंग का जो टाइम पीरियड आ जाए तो उस हिसाब से हम मंथली करते हैं। मंथली का मतलब यही चीज़ के लिए हम करते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इसमें इसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश करें, कि जो WPI था, होलसेल प्राइस, WPI को ही जो कि होलसेल प्राइस के रूप में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो इसको पब्लिश किया था 1942 में किया था, जब हम देश आज़ाद नहीं हुए थे।
ब्रिटिश के अंदर थे हम तब के लिया गया। प्रेजेंटली जो है DIPP, डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है, जो कि कंपाइल पब्लिश करती है। तो आपसे अब तक यहाँ सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि पहली बार कब पब्लिश किया गया था, बट इतना ज़रूर है कि ये ज़रूर पूछ सकता है कि ये कम मंथली बेसिस पे किया जाता है या क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है या वीकली। तो स्टेटमेंट अगर यूपीएससी बनाती है यहाँ पे तो ये कह देगी WPI होलसेल प्राइस पब्लिश मंथली बाई DIIP। तो ये बात सही है। ये दूसरा स्टेटमेंट फिर बना सकता है DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज एन डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऐसा कुछ सवाल बनते हैं तो हमें MCQs क्रिएट करते ही चलना है, भले हमारा लेक्चर लंबी या बड़ा क्यों ना हो जाए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 2012 में जब उस समय मनमोहन सरकार गवर्नमेंट थी, उस समय इन्होंने एक अपॉइंटमेंट किया था सौमित्रा चौधरी कमिटी, ठीक है। सुमित्रा चौधरी कमेटी को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो रिव्यू करने के लिए WPI क्या मेथडोलॉजी, क्या मेथडोलॉजी है उसके लिए देखेंगे। लेकिन अब सवाल अगर पूछेगा तो वो पूछ देगा कि डॉक्टर सुमित्रा चौधरी ये किससे रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स से है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या गवर्नेंस अदर से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस, जो कि अगर होलसेल प्राइस से तो क्या क्या इसने सब सजेशन दिया था, इसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आगे थोड़ा सा कि WPI टेक इंटू 691 जो है कि कमोडिटी, ठीक है, 697, ठीक है, 697 जो कि कमेटी को इस्टेब्लिशमेंट किया था, 6, 7, 9, 10 को जो है कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। वेरियस टाइप ऑफ द मेजर इन्फ्लेशन डज बट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अ सर्विस। WPI यूज एक्स फैक्टर प्राइस को जो कि कैलकुलेट करता है। तो हमारे लिए ये मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो एक्स फैक्टर क्या है, इसको कैसे हम करते हैं। फिर कमोडिटी मेजर इन्फ्लेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड इट टेक इनटू अकाउंट प्राइस बिफोर द रीच इन द कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले ही जो कि उसको लिया जाता है, मतलब कंज्यूमर ना खरीदा हो उसको उस हिसाब से देखा जाता है। इज दैट क्लियर। ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर मैं और भी बात करूँ, WPI बेस्ड ऑन द लेस इफेक्टेड बाय द चेंज इन द फिजिकल पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, ज़्यादा बहुत कम जो कि फ्लैक्चुएट या इन्फ्लुएंस होता है। व्हाट इज द बेस ईयर, द बेस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है बेस इफेक्ट क्या होता है, इसके बेस ईयर या बेस इफेक्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये कि बेस्ड ईयर वन द बेसिस विच कंप्यूट इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी द परसेंटेज चेंज। बेस ईयर बेस इफेक्ट के बारे में हम बता देते हैं। ऐसा कोई, हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है कि क्या है कैसे है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा दीजिए, ठीक है। हम देखते हैं। तो हमने एक सेकंड, तो आप हमें एक सेकंड दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके ओके। तो हम ये बात यहाँ पे कि कभी कर रहे हैं कि बेस इफेक्ट बेस ईयर क्या होता है। बेस इफेक्ट का मतलब होता है कोई हम एक ऐसा ईयर चूज करते हैं जिसके आधार पे हम ये मानते हैं कि उस ईयर जो प्राइस किसी कमोडिटी में ज़्यादा गुड्स या सर्विस में ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करती और ऑन एन एवरेज पे होती है, ठीक है, औसत के रूप में होती है। अगर कोविड का मैंने पहले भी बात किया, कोई कोविड या जिस साल कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो उस साल सर हम नहीं उसको बेस ईयर मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं ये हमें पता होना चाहिए। क्यों नहीं मानते इसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि अगर हम मान लीजिए कि इस साल या 2020, 21, 22 में किसी साल को हम एक बेस ईयर मानते हैं ना, तो क्या हुआ था, कोविड के समय सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित थी। जो आपूर्ति होती है, आपूर्ति की जो श्रृंखला वो पूरी तरह से तो मतलब वो हो गई थी, बंद हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, कहीं जगह कुछ जगह में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कहीं कम हो गई थी और चीज़ें अपनी जगह ही रुक गई थी, ठीक है। अगर आप बड़े शहरों में रहे हो, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि दिल्ली का एक बार कोविड में लॉकडाउन लगा था, गलती से निकल गए, जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी वहाँ पे एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो कोविड का वो आलम था। इसके बाद अगर करंट बेस ईयर की अगर मैं बात करूँ 2011 और 12 जो कि
इस करंट बेस ईयर, मतलब WPI का अगर बेस ईयर आपसे पूछा जाए मित्रों तो यही है, क्या है, 2011 एंड 12, ठीक है। ये 100 बेसिस पे कैलकुलेट किया था, लेकिन अगर पहले की बात किया जाए 2004-5 इसका बेस ईयर था। आपके दिमाग में आएगा मित्र 2016 में हालांकि इसको चेंज कर दिया गया, मतलब 2016 में इसको बनाया गया, लेकिन 2016 से पहले 2004-5 था, ठीक है। ऐसा भी सिस्टम है मित्रों कि जो बेस ईयर होता है किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ जो भी चीज़ें आप बेस ईयर, तो हर 5 साल 6 साल पे चेंज होना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है, ये किया जा सकता है। करने से क्या होता है, हमें अपनी इकोनॉमी की रियल वैल्यू, रियल डेवलपमेंट या देश का जो है कि वास्तविक वृद्धि हमें पता चलता है आर्थिक क्षेत्र में। पीरियड क्लियर। फिर इसके बाद करंट बेस ईयर। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, क्या क्या है इसमें। WPI में 2 तरह की 3 तरह की जो कि कमोडिटी किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या बोल सकते हो उनका वेटेज क्या होता है। जैसे प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी गुड्स में जो WTM का किया जाता है बेस ईयर या फिर जो भी किया जाए, तो इतना जानिए उनको किया जाता है कि जो होलसेल में होते हैं, फ्यूल पावर जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स, वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक और नए आइटम प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी कोई खा करके पेट नहीं भरता है मित्रों, उससे हमें सहयोग या हेल्प मिलता है कि हम आगे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो जब CS सेंटर दिल्ली यहाँ से पढ़ा रहा है आपको, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी मैं नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, इस सिस्टम में लग रहा है, माइक चल रही, कैमरा, सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कैसे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों, देखते हैं क्या है हमारा कंक्लूजन। वेट में है WPI 4 इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम आएंगे जो कि अपने बारे में इसमें बात करेंगे, एक सेकेंड, बात हम करेंगे अब जो है कि CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर इस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं मित्रों। एक सेकेंड, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, आ, ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हुआ है, ग्राहक। ग्राहक हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये पैनल लिया है, मैं कस्टमर हूँ, मैंने खरीद के एक पीस लाया, लेकिन जिन्होंने हमें डिलीवर किया वो डीलर रहे हैं, वेंडर, उन्होंने एक नहीं खरीदा होगा, दर्जन में, दर्जन के हिसाब से खरीदे होंगे। यहाँ पे जो बात है, कंज्यूमर की बात हो रही है। कंज्यूमर मतलब वो, अगर मान लीजिए मोहन या अमन, अमन नाम का कोई इंडिविजुअल शॉप पे जाता है, कोई गुड्स लेता है, गुड्स एंड द सर्विस, और वो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक कंज्यूम कर जाता है, कंज्यूम कर जाता है मित्रों, ठीक है। तो ये आप चीज़ देख लीजिए। इसके बाद CPI होता है, जो CPI के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या है, CPI के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे हमने WPI के बारे में डिस्कस किया है कि WPI होता क्या है, ठीक है। हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, दिमाग में बैठा के रखिएगा। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या फेवरेबल टॉपिक है UPSC का, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो IAS का कंडक्ट करवाए या फिर CDS का, NDA का, या फिर CAPF, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, इन्फ्लेशन उसका फेवरेट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछता है इन्फ्लेशन, बैंकिंग, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम सारा नहीं, कुछ पार्ट उसका जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखें यहाँ पे जो इसमें गुड्स और सर्विस आती है, ये काफ़ी होमोजेनस होती है, ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर द सेम लिंक द टर्म द कमोडिटी प्राइस प्रेजेंटली द कंसिडर टू होमोजेनस ग्रुप रूरल अंडर अर्बन। अब देखिए ये बताने की बात कर रहे हैं कि जो CPI है और WPI है, WPI हम रूरल अर्बन एरिया में डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जब हम CPI की बात करते हैं मित्रों, उसमें अर्बन और रूरल दोनों की बात करते हैं। आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों करते हैं, बाद में हम चलेंगे, ऐसा इसलिए करते हैं, बाद में हम चलेंगे, कोई और टॉपिक देखेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्यों, ये आपको पास कोई भी अगर टॉपिक डिस्कस करते हैं तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि नहीं, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। 5 WHO का जो फॉर्मूला होता है, वाट, वेन, वेयर, वेन एवर, वाई इज दिस, तो ये जो 5 WH का फार्मूला है, तो ये हमें पता होना चाहिए
अगर पूछ रहे हैं कि WPI में नहीं किया जाता है रूरल अर्बन का क्लासिफिकेशन, तो ऐसी कौन सी जल्दबाजी या आप पड़ी होती है आपदा कि हम CPI में रूरल CPI, अर्बन CPI, लेबर इंडस्ट्रियल CPI, या फिर बोल सकते हो एग्रीकल्चर CPI, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हम पहले सबसे रूरल अर्बन की बात करेंगे, ठीक है। रूरल अर्बन की बात इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि जो पुअर लोग होते हैं, पुअर एक व्यक्ति है वो शहर में आए और फिर वो गांव में जाए, और पुअर एक व्यक्ति जो है फैमिली के, कुछ फैमिली के मेंबर शहर में, कुछ लोग गांव में हो, तो फूड जो होता है, फॉर एग्जांपल के लिए जो फूड की प्राइस होती है वो डिफरेंट होगी एक ही सेम प्राइस की। जैसे मान लीजिए मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट की आप बात कर लीजिए, या फिर अदर कोई वीट राइस सबकी बात कर लीजिए, जो प्राइस गांव में मिलेगी वो शहर में नहीं मिलेगी। आपको आसानी से 40 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये के आसपास लीटर दूध मिल जाएगा, लेकिन शहर में ऐसा नहीं। आप मुंबई में चले जाइए, मुंबई में आपको 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन आप रूरल एरिया में गाँव में आ जाइए, वहाँ पे 100 रुपये लीटर नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि कोई अगर कैटल रखता है शहर में तो उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, लेकिन जो गांव में रखते हैं उसका कम होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो चॉइस होती है और जो इनकम होती है या परचेजिंग पावर होती है, गांव में कम होती है। गांव में कम क्यों होती है? क्योंकि सोर्स ऑफ द इनकम लिमिटेड होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम है, बजाय कि शहर के लोगों की ज़्यादा होती है। एक ही फैमिली का व्यक्ति गांव में अगर रहता है तो वो दूध खरीदने के लिए उतना नहीं, लेकिन जब शहर में जाएगा पैसे नहीं करके 100 रुपये लीटर दूध खरीदेगा। वो क्यों करता है? उसकी इनकम जो है कि इंक्रीज होती है। इसके बाद अगर मैं और आगे आकर के बात करूं, जैसा कि जो CPI है वो मतलब कैसे हम डिफाइन करते हैं, हमने कहा ना कि रूरल अर्बन है। अब यहाँ पे देखिए 4 तरह की CPI होती है, ठीक है। नंबर 1 आपका CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, नंबर 2 मित्रों जो कि एग्रीकल्चर लेबर, नंबर 3 रूरल लेबर, और नंबर 4 CPI रूरल अर्बन, CPI रूरल अर्बन एंड द CPI कंबाइंड, ठीक है। पहले तो CPI, दूसरा CPI अर्बन, तीसरा CPI रूरल, रूरल हो गया। उसके बाद दोनों का कंबाइंड 4 कर लीजिए। लेकिन अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हमें आइटम नहीं कैलकुलेट करना। जैसे यही पता चलता है CPI जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो शहर में हो या गांव में हो, जो इंडस्ट्री में काम करते, एग्रीकल्चर में नहीं, ठीक है, अदर दैन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री में जो काम कर। दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जैसे खेती कर रहे हैं। दूसरा चीज़ रूरल लेबर है, गांव में जो मनरेगा वगैरह में काम करते हैं या फिर किसी के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। लास्ट में रूरल अर्बन या कंबाइंड के रूप में देखते हैं। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनते हैं, कौन पब्लिश करता है, ठीक है, कंपाइल के जो कौन करता है या जो पब्लिश करता है, लोगों को देता है, या फिर पब्लिश करता है कि नहीं इतना महंगाई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का आपका लेबर ब्यूरो से आता है, ठीक है, लेबर ब्यूरो से आता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि UPSC ने सवाल भी पूछा है कि जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि लेबर ब्यूरो जो कि पब्लिश करता है। अगला जो इसी में सवाल बनता है कि लेबर ब्यूरो जो है ये किस मिनिस्ट्री से कांटेक्ट रखता है। तो ये लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया उससे जो कि कांटेक्ट में रखता है या उसके अंतर्गत आता है। दूसरा एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, एग्रीकल्चर का भी जो कि ये यही बात पब्लिश करता है, लेबर ब्यूरो करता है, सॉरी। और रूरल लेबर की बात करें तो इससे बात। अब आपको याद रखने का तरीका क्या है? अब देखिए हर जगह, हर एक जगह आपको यहाँ एक वर्ड दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक वर्ड देखिए, यहाँ पे वर्कर या लेबर बोल दीजिए, यहाँ पे भी लेबर या वर्कर बोल दीजिए, और यहाँ पे भी लेबर। अब देखिए लेबर ब्यूरो तो है ही, तो यही तो पब्लिश करेगा ना, ये लेबर ब्यूरो से लग रहा। अब जो याद करने का आसानी से तरीका है, लेबर से लेबर के बाद जो CPI रूरल अर्बन कंबाइंड है, इसका देखेंगे तो SCSO करेगा, और सेंट्रल स्टैटिक्स और ऑफिस, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस जो करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये रिप्लेस CPI अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉयमेंट प्रीवियसली कंपाइल्ड बाय CSO टिल 2008। ये रिप्लेस किया है किसको? CPI अर्बन रूरल को, मैनुअली जो होते हैं उनको जो कि रिप्लेस किया। इसके बाद अगर मित्रों हम आगे चले, जो
इन्फ्लेशन को लेकर के बात किया जाए, इसमें हालांकि दिया गया है कि आइटम कितने हैं कितना नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ही फैक्ट्स बहुत बेस्ड में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इतना मैं ये कहूँगा कि बस बेस ईयर जान लेना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा। अगर यहाँ पे देखें तो आपके यहाँ पे बेस ईयर पहले भी दिया गया है। यहाँ पे मैं एक सेकंड थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कि जो लेबर इंडस्ट्रियल है इसका 2016 कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था, 2001 था, एक 2020 में जो कि चेंज किया गया 2000। इस समय अगर पूछा जाए तो 2016 इसका इंडस्ट्रियल बेस ईयर है। एग्रीकल्चर लेबर की पूछा जाए तो इसका बहुत सा पुराना है, लेकिन आप सीपीआई रूरल अर्बन के बारे में जान लीजिए, इनका नया है 2012 है। इधर क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वेटेज की बात की गई है, क्या है वो भी नहीं इम्पोर्टेंट है। हमारे एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो है कि उसमें फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे और हम जनरल एक चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हम आगे और चलते हैं, क्या है WPI वर्सेस CPI। अब हम WPI और CPI के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे और इसमें कॉमन क्या होते हैं और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं WPI CPI का बता दूं कि क्या था। WPI होलसेल, CPI जो कंज्यूमर, जो लास्ट कंज्यूमर या जो कंज्यूम करने के लिए गुड्स खरीदी जाती है। इसका बेस ईयर अगर मैं आपसे पूछूं तो 2011-12 है और इसका 2011-12 इसका भी है। के बाद कमोडिटी, नंबर्स ऑफ द कमोडिटी की बात की जाती है। हालांकि ऐसे नहीं पूछा जाता कितने कमोडिटी है, बस इतना ये पूछा जाता है नंबर्स ऑफ द कमोडिटी या सबसे ज़्यादा कमोडिटी किस में होती हैं। तो आप ये इस तरह से बोल सकते हो। सॉरी मैंने गलत डायरेक्शन मार दिया, ठीक है। आज इसमें 697 और 200 के आसपास है, ठीक है। तो ये मतलब WPI के अंदर ज़्यादा आइटम होते हैं, CPI के अंदर कम होते हैं। इसके बाद अगर आपसे और फिर वेदर इंक्लूड सर्विस और नॉट, कहते हैं ना कि गुड्स एंड सर्विस। सर्विस क्या होती है, गुड्स क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। गुड्स वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। ये पेन है, ये गुड्स है। मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एजुकेशन ले रहे हैं, वो जो है कि सर्विस है। बाल काट रहा है कोई, वो सर्विस है, ठीक है। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, ये सारी सर्विस है। लेकिन ये जो है ये गुड्स है। पेन, ये पैनल जो है ये भी एक गुड्स है। इज दैट क्लियर। ये जानिए, तो ये जो WPI है ये केवल केवल गुड्स को इंक्लूड करता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब हम CPI की बात करते हैं वो गुड्स हम सर्विस दोनों की बात करता है, ठीक है। सर्विस ज्वाइंटली कंबाइंड नहीं बेची जाती है। अगर नाई कोई बाल काटा तो इंडिविजुअल को दे रहा है, वो बाल काट दिया, बात खत्म। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल आप ले रहे हैं, बात खत्म, आप वहीं तक जा रही है चीज़ें। लेकिन अगर ये पेन मैन्युफैक्चर होता है तो गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, फिर तीसरी जगह जाएगी, तो इसी तरह वो ट्रांसफर होते रहती है। इसके बाद अगर चाहिए तो वेटेज ऑफ द प्रोडक्ट की बात किया जाए, अराउंड 22 और 46 के आसपास है वेटेज। CPI को ज़्यादा दिया जाता है। डाटा कलेक्शन सेंट्रलाइज है और ये जो कि विलेज टाउन दोनों जगह से लिया जाता है। ज़्यादा डाइवर्स है CPI को। क्यों डाइवर्स है ये हमें पता होना चाहिए। हमने पहले ही डिस्कस किया CPI जो होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है, अर्बन रूरल इनका भी होता है। तो ये चीज़ आप जिसको अच्छे से समझ सकते हो आप, ठीक है। फिर जो है कि हमें मिलता है, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्यास लग जाती है ना। ओके, इस चीज़ को हमने पढ़ा कि नहीं वेटेज किसको दिया जाता है जितना डाइवर्स होता है। और WPI बहुत कंसंट्रेट होता है, सेंट्रलाइज होता है। लेकिन जो CPI होता है वो जो है कि डाइवर्स होता है, अर्बन रूरल टाउन हर जगह से लाया जाता है। इसके टाइम लैग क्या होता है, लोअर टाइम, क्योंकि जब समझिए कुछ ही जगह से डाटा कलेक्ट करना है आपको, आपको तो समय कम लगेगा ना मित्रों। तो इस हिसाब से जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये जनरली जो है कि बेस्ड इन्फ्लेशन लो होता है CPI से, और एक कंपैरिजन तो हाई होता है क्योंकि वो लास्ट पे जाता है। मान लीजिए कैसे हाई और लो की बात करते हैं हम, आपके समझा देते हैं। सपोज करिए अमन, अमन नाम का व्यक्ति गया होलसेल में, ठीक है, होलसेल में जो कि लिया। अब दूसरी चीज, अब ये क्या किया, WPI में लिया,
और इसके बाद जो कि आगे गया, एक सेकेंड, 50 रुपये का खरीदा, ठीक है, कोई दुकानदार होलसेल से, ये बताइए 50 रुपये में तो बेचेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं आपको 61 या 51 रुपीज में ही सेट करेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम व्यक्तिगत लाइफ में ही यूज करते हैं इस चीज़ को लेकर के। इसके बाद मित्रों अगर मैं बात करूँ जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें, डिफ्लेटर इन द सेंस कि हम बेस ईयर से कंटेक्ट करते हैं अपना, जैसे करंट ईयर कांस्टेंट ईयर को लेकर के करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे देखिए जीडीपी डिफ्लेटर की, मान लीजिए करंट ईयर इन द कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, करंट ईयर और कांस्टेंट प्राइस को लेकर के हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे अगर मान लीजिए हमें आगे अभी तो आपको दिखाऊंगा फार्मूला पे बेस पे होगा, नहीं दिया है, हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए कि अगर आप आज कोई चीज ले रहे हैं, जीडीपी 25 रुपए की हो रही, मान लिया एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा इमोशन समझ में मत चाहिएगा, क्योंकि जीडीपी 25 रुपए की नहीं होती, मैं एग्जाम्पल इस बस ले रहा हूँ कि नहीं हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, एक सेकेंड। और एक कांस्टेंट प्राइस है, यहाँ पे समझिएगा, कांस्टेंट प्राइस पे हम जो कि लिख रहे बेटर मेजर ऑफ द, और उससे हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, एक कांस्टेंट प्राइस पे 10 रुपये पे ले रही है, मान लीजिए हो गया, और आज का करंट प्राइस जो कि मान लीजिए 9 रुपये है, इससे हम इंटू 100 करके जो कि निकालेंगे कि नहीं किस हिसाब से जो कि जीडीपी डिफ्लेटर हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो इम्पोर्टेंट है हमारे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर हम आगे चलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। हाँ, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर और इन्फ्लेशन के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि कोई इकोनॉमिस्ट होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को जो कि आगे बढ़ा घटा देता है। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें और इन्फ्लेशन को अंडरमाइन करें एक बार, हेडलाइन, और फिर यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन में कोर करें, और इन्फ्लेशन को जो है कि हम हाइड करके रखें, तो कोर का मतलब क्या होगा, एक मतलब कोई चीज है उसका सेंटर है, और हेडलाइन का मतलब जो हाइपोथेटिकल, जैसे मान लीजिए एक्सपीरियंस, इट इज अ व्हाट कंज्यूमर एक्सपीरियंस और रॉ इन्फ्लेशन फिगर द रिपोर्टेड थ्रू द सीपीआई include both volatile and non-volatile category of the item. The best understood is the contrast with the core inflation. Core inflation क्या होता है, measure committed by the policy maker analyze the inflation data which exclude more volatile category like food item, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन की, अगर मैं और आगे जाकर के बात करूं आपसे, कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन एग्रीगेट डिमांड, हमने पहले भी बात कर रखा था, कॉजेस ऑफ द इन्फ्लेशन क्या क्या होता है, जैसे ड्यू टू राइज एग्रीगेट डिमांड, या फॉर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, डिमांड बढ़ जाती है तभी तो सप्लाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर इन्फ्लेशन होगा, पता चले डिमांड बरकरार है सप्लाई ही नहीं हो रही है, जैसे टमाटो के सेंस में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे डिमांड साइड फैक्टर और सप्लाई साइड फैक्टर हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड। डिमांड साइड तो मतलब मान लीजिए कि डिमांड लोग बढ़ा दें और उनके पास जो कि इनकम आ जाए, फाइनेंस आ जाए और इंक्रीज हो जाए। फिर इसके बाद अगर सप्लाई साइड, हो सकता है कि एग्रीकल्चर फेलियर हो जाए, मानसून प्रॉपर ना हो, इन अनबैलेंस तरीके से काम करे मानसून, तब भी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर कम होगा तब होगा। या ये भी हो सकता है कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस बाय गवर्नमेंट आफ्टर ये ईयर, तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है, अब दिख रहा होगा प्रॉपर। इसके बाद इम्पैक्ट एंड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। सपोज करिए कि आप लेंडर हो, आप कोई मनी लेंडर हो, सबको जो कि लोन में देते हो आप पैसा, ठीक है, हालांकि इस तरह का सवाल पूछता है, आप किसी को पैसे उधार में दे दिए, 1,000 रुपये दिए, आपने ब्याज लगाया था 5 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अगर 1,000 का अगर मैं यहाँ पे निकालूँ आपसे, एक सेकेंड, 1,000 रुपये का अगर मैं बताऊँ 5% निकालना है आपको, 50 रुपये आएगा मित्रों, ठीक है, आपको तो उतना ही मिलेगा ना, जैसे 50 रुपये मिला आपको, लेकिन जिस समय हुआ आप कोई गुड्स है या सर्विस है, आपको वो 50 रुपये में 3 मिलती थी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, हो सकता है 50 रुपये में 2 ही मिले। दूसरी चीज़, जिसने लोन लिया है वो तो 85 रुपये लौटाएगा ना, तो घाटा किसका हो रहा है, जो लेंडर होते हैं। तो इस तरह से जो सवाल होता है ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हमें बड़े
प्रैक्टिकल होकर के सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है, यूपीएससी का सवाल है, अब समझिएगा। वो कहता है कि मान लीजिए आप एक, क्योंकि इंडेक्स भी आया है या फिर शेयर मार्केट या बोल सकते हो कि बॉन्ड आया है, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड करके है, ऐसा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें ये है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सपोज करिए कि आप 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, आपको 10% के हिसाब से मिल रहा है, या फिर 5 साल में आपका जो कि मान लीजिए डबल हो जा रहा है, 50,000 का 1 लाख हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे आप इसमें? अब तो ठीक है, लेकिन पता चले महंगाई, ये तो मान लीजिए कि आप 5 साल में कर रहे हो, लेकिन महंगाई जो कि 2 ही साल में 100% के ऊपर चली, जो गुड्स आपको 100 रुपये में मिलती थी अब वो 200 में मिले, तो इसमें क्या है, घाटा तो आप ही का है ना, फायदा किसका है, जो आपको दे रहा है। ठीक है, कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो उसमें और कॉम्प्लिकेटेड होता है और इजी वे में उसको समझाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे, फिलिप कर्व्स है, उसमें हम कर्व्स जो होते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन की बात करते हैं। कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम होगी इस समय, जब इन्फ्लेशन आपका रेट जो कि इक्विवेलेंट होगा। इन्फ्लेशन सबसे कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। क्यों? डिमांड ही नहीं है किसी गुड्स की, तो इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके गोदाम में रखेंगे ही ना, तो उससे क्या होगा, कहेंगे भाई प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन कम करो। प्रोडक्शन कम करने के लिए क्या करेंगे, मशीन बंद करेंगे। मशीन जब बंद होगी तो जो लेबर होंगे वो कहाँ काम करेंगे, वो तो हटेंगे ना। इससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप समझिए, इन्फ्लेशन भी जरूरी है मार्केट में इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन का नाम सुन के कभी मत डरना, क्योंकि इन्फ्लेशन, आप जैसे मान लीजिए कि आप कहते हो कि बहुत प्रेशर है या फिर स्ट्रेस है, भाई स्ट्रेस तभी है जब आप यूपीएससी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो। अगर नहीं करते, आप गांव में रहते हैं, आप बढ़िया सा गुल्ली डंडा खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्ट्रेस नहीं होता, आपको दिक्कत भी नहीं। लेकिन आपने चुनौती चैलेंज एक्सेप्ट किया है, कहते हैं ना चुनौतियों से ही आविष्कार होता है। तो ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्फ्लेशन इनवर्स रिलेशन है। देखिएगा, अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, गुड्स की सर्विस की जो डिमांड ना हो, कंपनी कहेगी बंद कर दो भैया, बंद करेगी मशीन तो मशीन चलाने वाले भी घर पे बंद हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर मैं आगे चल करके बात करूं, तो जो फिलिप्स कर्व है ना दोस्तों, ये यही बात करता है। और एक A.W. फिलिप्स थे, इन्होंने ही पहली बार जो कि इसका नामकरण दिया था कि किस तरह से रिलेशन है, और जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो उसमें इनवर्स रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है सीडीएस में या आईएएस में, दोनों में। मेजर मेजर टू चेक इन्फ्लेशन, कैसे आप चेक करेंगे और कैसे कंट्रोल करा जाए इन्फ्लेशन को लेकर के, ये भी काफ़ी बड़ी चुनौती का बात आती है। कैसे? देखिए, इन्फ्लेशन के लिए ये कहा जाता है ना, जनरली मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि आरबीआई की होती है। आप सभी लोग जानते हैं आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। वो आरबीआई एक्ट 1934 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, और 2016 में फिर आरबीआई एक्ट को अमेंडमेंट करके बाय फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल के थ्रू इसको ये कहा गया एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। कौन होगी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हमने दर्जनों बार यहाँ डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, डिस्कस भी किया था। वो क्या करती है कि आपके लिए ये चीज ऐसा करती है, यहाँ पे फिजिकल जो पॉलिसी, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी है, वो आरबीआई के हाथ में होती है, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। इनका रिलेशन था, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी लिया जाता है। तीन ये चीज़ है। अगर आपसे सवाल सीधे पूछ लिया जाए कि हाउ टू मेजर द इन्फ्लेशन या कंट्रोल या फिर मैनेज द इन्फ्लेशन,
तो आपके लिए ये 3 पॉइंट मेजर है। हल्का सा इन्फ्लेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, डिफरेंट टाइप द इन्फ्लेशन। आज सीधे फिर यहाँ पे जंप करिए। मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आल्सो अदर इंस्टीट्यूशन। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के नाम पे आप ले सकते हैं। जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो आरबीआई, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फिजिकल पॉलिसी है ना दोस्तों, वो ज़्यादा कारगर नहीं। कारगर क्यों नहीं है? क्योंकि हर पॉलिटिशियन जो कि जीतना चाहता है इलेक्शन, अगर वो वेलफेयर मार्केट नहीं में पैसे नहीं खर्चा करेगा, वेलफेयर स्कीम नहीं लाएगा, तो वो कैसे जो कि इलेक्शन जीतेगा। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होती है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के पास होती है। आइए हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है और कैसे ये काम करता है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से करती है। जैसे मान लीजिए कि वो रिड्यूस प्राइवेट स्पेंडिंग, वो कम कर दे, मार्केट में से पैसा जो खर्च करे सोशल वेलफेयर के थ्रू, इसको कम कर दे। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो रिड्यूसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग और डिक्रीज नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर अवॉइडिंग द डेपोसिट फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए आरबीआई का, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो, ठीक है। अब जो आरबीआई का है, आरबीआई जो मेजर करती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। क्वालिटेटिव मेथड की बात करें, सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जब सेल करेगी तो मार्केट में लोग खरीदेंगे और वहाँ से कैश विड्रॉ कर लेगी, ठीक है, कैश अपने पास रख लेगी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, आरआर होता है, एसएलआर होता है, वो तो बैंकिंग का पार्ट है। इन्फ्लेशन बस इतना ही बात करिए कि अगर करता है क्वांटिटेटिव मेथड में तो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको सेल करना, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रिवर रेट, सीआरआर, जो ये सारी चीज़ों इसको इंक्रीज कर दे, मार्केट से पैसे, क्योंकि आरबीआई के पास आ जाएंगे, मार्केट में पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। इसके बाद एक सेकेंड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड है, एक सेकेंड, क्वालिटेटिव मेथड के बारे में भी है, मोरल ओकेजन है, उतना इंपॉर्टेंट कारकर नहीं है। जो क्वांटिटेटिव है वो जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का मतलब है मार्केट, ब्लैक मार्केट को प्रिवेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाता था जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 1,000, 200, 500 की जो भी नोटें थी, तो उसमें क्या हुआ था कि भाई हम मार्केट से वो पैसा लाना चाहते जो ब्लैक मनी में है। तो जब आया मैं पैसा, उसके बाद हो गया पैसा जो कि कर लो, उसके बाद गुड्स एंड सर्विस को डिमांड पुल इन्फ्लेशन को फैसिलिटेट कराओ, सप्लाई वगैरह वो सारी चीज़ें कराओ। इसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग चूजेज आर द नीडेड, मतलब कुछ जो कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी उनका जो कि ये मानना है कि इन्फ्लेशन सही है या गलत है। अगर देखने की कोशिश करें तो इसमें जो कि सब्जेक्टिव है, आप डिबेट कर सकते हैं सही है या गलत है। इसके बाद अगर मैं बात बात करूं आप लोगों से, नेक्स्ट टॉपिक इज सम इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। डिफ्लेशन की बात किया जाता है। डिफ्लेशन का मतलब कि जनरली प्राइस जो कि किसी गुड्स की, जो कि सर्विस की जो कि गिर जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट सारी चीज़। डिस इन्फ्लेशन की बात की जाए सो द रेट द चेंज द इन्फ्लेशन ओवर ए टाइम, इन दिस केस इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन, महंगाई की जो कि कम हो। स्टैगफ्लेशन कहते हैं स्टैगनेट आ गया है, मंदी आ गई है और महंगाई मतलब कि डिमांड नहीं है, चीज़ें रुक रही हैं, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन की बात करें, फिनोमेना तो व्हेन द रिफ्लेशन द रिटर्न, इन्फ्लेशन फिर से जो कि बढ़ना हो जाए, प्राइस किसी गुड्स की फिर से बढ़नी शुरू हो जाए। आगे जो है स्टैगफ्लेशन ऊपर नीचे हो, और अगर बात किया जाए देख सकते हो जिग जैग होता रहे, उसके स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। रिसेंट गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स लिया इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, तो अगर आप चाहें तो जो पढ़े हैं उसी को जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस 2016 में किया गया, वन नेशन वन टैक्स, उसे जो कि कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए इनकरेज गवर्नमेंट को टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द होल्डिंग ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग, अगर अंडर द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत या 80 के अंतर्गत जीएसटी लाया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सॉरी, ये बैनिंग द एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स का, कि जैसे हमारे देश में अवेलेबल हो गुड्स का। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो कि चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी बात चल रही थी कि जो मानसून अच्छा नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट पे जो कि बैन लगा दिया, ठीक है, जो नॉन बासमती राइस थी। जैसे ऐसा ना हो कि भाई हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाए, जैसे अभी कुछ
पिछले साल और इस साल भी जो व्हीट आटा था वो जो कि काफ़ी महंगाई हो गया था, क्योंकि विदेशों में सप्लाई बंद हो गई थी यूक्रेन रसिया की वजह से। तो इंडिया ने भी अपना एक्सपोर्ट बंद किया, भाई नहीं हमारे जो कि सिटीजन है वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो ये सारी चीज़ें कर दी। तो इस चीज़ को जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है इसको जो कि कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेती हैं बात बात पे, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि नहीं हम उसको करें। एनालिसिस के बारे में है ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जो डिस्कस किया मित्रों उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या हमने डिस्कस किया, इन्फ्लेशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इससे रिलेटेड है, बेस्ड ऑन द ग्रोथ प्राइस इन्फ्लेशन दी क्लासीफाइड कैसा होता है, बेस्ड ऑन द कॉज के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया था, डिमांड पूल, कास्ट पूल, फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैन बी मेजर थ्रू WPI CPI, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, हमने इसको डिस्कशन किया। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, फिर उसके बाद फिलिप्स कर्व क्या होता है, प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है, हालांकि 2020 तक का भी यहाँ पे MCQ में दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वेट ऑफ द फूड CPI हायर देन इन द WPI से, बिल्कुल सही है। WPI डज नॉट कम्यूट चेंज इन द प्राइस ऑफ द सर्विस, ठीक है, जबकि WPI नहीं सर्विस को इंक्लूड करता, CPI करता है। जी सर ये भी सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। रिजर्व बैंक नॉट अडॉप्टिंग WPI, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, WPI नहीं कैलकुलेट करता है, वो जो है कि आपका CPI को इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो इसको आप आइए नीचे देखते हैं क्या होता है। देखिए अब क्या दिया है, इसमें आगे दिया होगा लेकिन 1 एंड 2 यहाँ पे कहीं दिया 1 एंड 2, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद देखिए 19, 18, 17, 16 में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन हमने दिखाया नहीं आपको 2020-21 का, 21-22 का क्वेश्चन, 23 का, नहीं तो आप देखते हैं इसमें खूब क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे पूछते हैं कि ब्रिंग द CPI नंबर इंक्लूडिंग द वर्कर के बारे में पूछ रहा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग द CPI के बारे में पूछ रहा है। डेबर द डिपार्टमेंट्री पर्सन ट्रेनिंग को पता है, इकोनॉमिक अफेयर के जो कि किया जाता है। तो इसमें आप ला करके जो कि इंडस्ट्रियल लेबर को आप इंक्लूड कर सकते हैं, कौन लगता है इंडस्ट्रियल वर्कर को लेके CPI। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट विच ऑफ द विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन के बारे में कौन सा इंडिया में जो कि सही है। ये कह रहा है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसका पहला तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया मित्रों। फिर इसका RBI है नो रोल कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, भाई ऐसा नहीं है, पूरी कंट्रोल इसी के बात में है। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन हेल्प द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। इंक्रीज मनी, बिल्कुल नहीं सर, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, ऑप्शन वुड बी सी द करेक्ट। फिर उसके बाद 2013 में सवाल पूछा हुआ है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एस्टिमेट इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द डेबिट, एक सेकेंड, ये कह रहा है इन्फ्लेशन क्या होता है कि किसको बेनिफिट है, डेबिटर को। डेबिटर कौन होता है भैया, आप खुद सोचिए। फिर उसका इन्फ्लेशन बेनिफिट बॉन्ड होल्डर, ये भी आप सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें दोनों आप इनकरेक्ट बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। 5 पे जाते हैं, इधर राइज द जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज बाई, कैसे होता है, इंक्रीज मनी इन द सप्लाई, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। फिर उसका डिक्रीज एग्रीगेट लेवल ऑफ द आउटपुट, ये भी सही है, इससे भी हो सकता है। इंक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ द डिमांड, ये ऐसा भी है। 1 और 3 दोनों तीनों ऑप्शन वुड बी करेक्ट। फिर इसके बाद पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट के बारे में पूछा। रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेप्ट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंशियल बजट, द क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट को लेकर के, तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बहुत से सवाल दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप पॉज करके जरूर आप नोट करिए, और सवाल जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखिए क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। फिर 2010 में सवाल पूछा हुआ है, विद रेफरेंस टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको आप देखिए, इसको जो कि आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिर उसके बाद लास्ट में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट, मैं यहाँ पे आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग आंसर देख लेंगे। इट इज अ सडन फॉल, ये बोल रहा है कि अप्रिशिएट डिप्रिशिएट डिफ्लेशन के बारे में पूछ रहा है, कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे इन्फ्लेशन के बारे में तो जरूर हम आप जो कि जवाब देंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर का इन्फ्लेशन का हम यही पे रोकते हैं, तब तक के लिए दोस्त, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।